हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिटेक्टिव स्टोरीज में। हम एक बिल्कुल नए शर्लक होम्स रहस्य, जहरीली स्याही की पहेली की शुरुआत करते हैं। जब लंदन के प्रमुख अखबारों में गुमनाम पत्रों की एक श्रृंखला आने लगती है, जिनमें से प्रत्येक में घोटालों की भविष्यवाणी होने से पहले ही हो जाती है, तो होम्स और वॉटसन मीडिया हेरफेर और राजनीतिक तोड़फोड़ के एक खतरनाक खेल में फंस जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपसे सुनना चाहेंगे। हमें बताएं कि आप दुनिया में कहां से देख रहे हैं। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और हमें बताएं। अब आराम से बैठ जाइए और रहस्य शुरू होने दीजिए। अध्याय 1, जला हुआ संपादक। बेकर स्ट्रीट पर हमारे जीवन में कभी कभी आने वाली सापेक्षिक शांति के उन अंतरालों में से एक के दौरान मैंने शर्लक होम्स को गहन चिंतन में और अखबारों, मोनोग्राफ और रासायनिक उपकरणों के ढेर से घिरा हुआ पाया। वसंत की रोशनी अधबंद पर्दों से मंद मंद छनकर आ रही थी, जिससे फारसी चप्पल, वायलिन केस और होम्स की लंबी उंगलियों की बेचैनी भरी थपथपाहट पर सुनहरे रंग की पतली धारियां पड़ रही थी। कुर्सी के हत्थे पर बैठते हुए मैंने कहा, होम्स, तुम एक बेरोजगार आदमी जैसे लग रहे हो। और तुम, वॉटसन, उस आदमी के दरवाजे पर खड़े हो जिसने आज सुबह अपने आखिरी मरीज को छुट्टी दी है। उसने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। इसके अलावा तुम्हारी कफन पर धूल न होने और तुम्हारे बाएं कॉलर से चिपकी फॉर्मेल्डा की हल्की सी गंध से मैं ये अनुमान लगाता हूं कि तुमने निकलने से पहले प्रयोगशाला में एक संक्षिप्त मुलाकात की थी। मैं हंसा। होम्स, तुम्हारी प्रतिभा ने निरीक्षण को एक बेहद असमान प्रतियोगिता बना दिया। वो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन जो भी जवाब वो दे सकता था, वो श्रीमती हडसन के एक ट्रे पर विजिटिंग कार्ड लेकर आने से रुक गया। श्रीमान, आपसे मिलने के लिए श्रीमान, उन्होंने घोषणा की। होम्स ने कार्ड लिया, उसका अध्ययन किया और उस सज्जन को अंदर आने का इशारा किया। हमारे आगंतुक एक ईमानदार चालढाल और पत्रकारीय व्यवहार वाले व्यक्ति निकले, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, हालांकि स्पष्ट रूप से उत्तेजित थे। श्री होम्स, उन्होंने शुरू किया, मैं लंदन गजट का प्रधान संपादक हूं। मैं आपके पास कोई झूठ या गपशप लेकर नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा ही कपटपूर्ण बात लेकर आया हूं। मेरे पास एक पत्र है जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाया है, और मेरा मानना है कि इससे जनहित को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा है। कृपया बैठ जाए, होम्स ने रुचि के साथ कहा। मुझे लगता है कि इस काम के दौरान आपके हाथ में चोट लग गई होगी। सचमुच, लिटन ने जवाब दिया और मुश्किल से दस्ताना उतारा। 3 दिन पहले मुझे एक बिना हस्ताक्षर वाला लिफाफा मिला, जिस पर इसकी उत्पत्ति का कोई संकेत नहीं था। यह सिर्फ मेरे नाम लिखा था, और अंदर का पत्र एक अजीबोगरीब, चमकदार स्याही से लिखा हुआ था। इसे छूने पर मुझे एक चुभन महसूस हुई, जो जल्द ही इन जलन में बदल गई। मेरे चिकित्सक को उस पदार्थ की पहचान करने में दिक्कत हो रही थी। उत्सुकतावश होम्स ने हाथ का और करीब से निरीक्षण करने के लिए उठते हुए कहा, और पत्र की सामग्री। लिटन हिचकिचाए, फिर जवाब दिया, ये 2 राजनीतिक घोटालों का विस्तृत विस्तृत विवरण, जिनका खुलासा प्रतिद्वंद्वी अखबारों में 48 घंटों के भीतर ही हो गया। एक नौसेना खरीद में अनियमितता से संबंधित था, और दूसरा एक सरकारी कार्यालय में नैतिक समझौते का मामला था। क्या उस समय आपके पास ये तथ्य थे? मेरे पास नहीं थे, लिट्टन ने गंभीरता से कहा। घटनाएं अभी तक सामने नहीं आई थी। जानकारी पूर्वव्यापी थी और स्पष्ट रूप से केवल मेरी आंखों के लिए थी। होम्स ने अपनी उंगलियां अपनी ठुड्डी के नीचे दबा ली और सोच विचार कर चूल्हे की ओर देखा। जहरीली स्याही सटीक राजनीतिक भविष्यवाणी कर रही थी। उन्होंने सोचा, वॉटसन, ये कोई आम धोखा नहीं है। तुमने अच्छा किया कि तुम आ गए। अध्याय 2, जहरीला पत्र व्यवहार। श्री लिटन से हमारी मुलाकात के अगले दिन सुबह होम्स और मैं फ्लीट स्ट्रीट की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहे थे, जहां हवा स्याही और गीले अखबारी कागज की गंध से भरी हुई थी।
फुटपाथ पर डिलीवरी कार्ट के बीच दौड़ते हुए काम के लड़कों की भीड़ थी। उनके हाथ ताजा छपे हुए अतिरिक्त सामानों से भरे हुए थे। विक्रेता ताजा सुर्खियां चिल्ला रहे थे और दूर से छपाई मशीनों की आवाज एक भूमिगत तूफान की तरह गड़गड़ा रही थी। लंदन गजेट के कार्यालय एक पत्थर की इमारत में थे, जिसमें ऊंची ऊंची कालिक से काली खिड़कियां और प्रवेश द्वार के पास एक पीतल की पट्टिका थी जो कमजोर धूप में मंद रूप से चमक रही थी। श्री लिटन अंदर हमारा इंतजार कर रहे थे, जो पिछले दिन से कम परेशान नहीं दिख रहे थे। मैंने पत्र और उसके लिफाफे को ठीक वैसे ही रखा है जैसे मुझे मिला था। उन्होंने हमें डेस्क की पंक्तियों के पास ले जाते हुए कहा, जहां क्लार्क और पत्रकार काम करते थे। जल्दी जल्दी सन्नाटा छा गया। वे मेरे दफ्तर की तिजोरी में बंद है। जैसे ही हम वहां से गुजरे, होम्स की पैनी नजर न्यूज रूम पर घूम गई। उसकी नजरें पीछे बैठे एक युवक पर टिक गई, जो प्रूफो के एक म्यान की असामान्य तीव्रता से जांच कर रहा था। होम्स ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आदत के अनुसार उस टिप्पणी को दर्ज कर लिया। लिटन हमें अपने दफ्तर में ले गए, जो किताबों की अलमारियों और फाइलिंग कैबिनेट से सजी एक तंग लेकिन व्यवस्थित जगह थी। उन्होंने एक बंद दराज से पत्र निकाला और उसे सावधानी से हमारे सामने मेज पर रख दिया। होम्स ने उसे तुरंत छुआ तक नहीं। इसके बजाय वो कागज पर झुक गए और हल्की सांस ली। एक हल्की लेकिन साफ गंध आ रही है, उन्होंने धीरे से कहा। कुछ तेज और बहुत कुछ साफ है। उसने अपनी जेब से एक छोटा आवर्धक लेंस निकाला और अक्षरों की जांच की। लिखावट हालांकि साफ थी, पर उसमें जानबूझकर छिपाने के स्पष्ट संकेत थे। तिरछापन असंगत था, लूप बहुत बड़े थे और कुछ नीचे की ओर दबाव एक अस्वाभाविक तनाव का आभास दे रहा था। लिखावट छिपी हुई थी, होम्स ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन लेखक दाएं हाथ का है और तेजी से लिखने का आदी है। ये हिचकिचाहटें जबरदस्ती किए गए बदलावों का संकेत देती है। मैंने देखा कि उसने अपनी पेंसिल की नोक से पत्र का एक कोना उठाया और कागज का अध्ययन किया। ये मोटा और रेशेदार था और उस पर एक वाटरमार्क था, जिस पर लिखा था कैस्काडोरा मिल, पार प्रांत। ब्राजीलियाई निर्माता, होम्स ने दिलचस्पी से कहा। लंदन में स्टेशनरी के लिए एक असामान्य विकल्प। लंदन में स्टेशनरी के लिए एक असामान्य विकल्प। लिटन अभी भी अपने घायल हाथ को अपनी बगल में सुरक्षापूर्वक पकड़े हुए गला साफ कर रहा था। मुझे आपको यह भी बताना चाहिए, श्रीमान होम्स, कि मेरा कार्यालय ही ऐसा एकमात्र कार्यालय नहीं है जिसे ऐसा पत्र मिला हो। होम्स तुरंत सीधा हो गया। बिल्कुल, हां, लिटन ने कहा। पिछले 2 हफ्तों में 3 अन्य संपादकों, हेराल्ड के श्री ग्लेनरॉय, इवनिंग स्टैंडर्ड के श्री मॉरिस और वीकली रिकॉर्ड की मिस क्लेरेंडन को भी ऐसे ही पत्र मिले। हर एक ने एक अलग राजनीतिक या सामाजिक घोटाले की भविष्यवाणी की थी। और मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि हर भविष्यवाणी 48 घंटों के भीतर पूरी हो गई। होम्स के चेहरे पर उदासी छा गई और पत्रों की विषय वस्तु स्वर और शैली में एक जैसी थी। लिट्टन ने सिर हिलाया, अक्सर सटीक समय के साथ संक्षिप्त घोषणात्मक कथन। कोई अभिवादन नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं। और क्या वे सभी एक ही स्याही से लिखे गए थे? मुझे ऐसा लगता है, लिट्टन ने उत्तर दिया। हालांकि मैं अन्य मामलों में बर्न्स के मामले पर बात नहीं कर सकता। अपने कोट की जेब से होम्स ने एक छोटी कांच की शीशी और एक धातु का खुरचनी निकाला। बड़ी सावधानी से उसने कागज के किनारे से थोड़ी सी स्याही इकट्ठा की और बाद में विश्लेषण के लिए उसे सील कर दिया। मुझे अन्य अखबारों के पत्रों की जांच करनी होगी, होम्स ने अंत में कहा, और मैं यदि संभव हो तो अपने प्राप्तकर्ताओं से बात करें। बेशक, लिट्टन सहमत हो गए। मैं परिचय दे सकता हूं। होम्स ने शीशी को ध्यान से अपनी भीतरी जेब में रखा, फिर मुझे एक नजर दी, जिससे मुझे पता चला कि हमारा दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही हम फ्लीट स्ट्रीट के शोर और चहल पहल में वापस आए, होम्स की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी।
वॉटसन, उन्होंने कहा, यह मामला केवल एक जिज्ञासा नहीं है। हम एक ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो धोखे और रसायन विज्ञान दोनों में कुशल है। और मुझे संदेह है कि असली मकसद स्याही में नहीं, बल्कि उस संदेश में है जो वह देना चाहता है। जवाब का इंतजार किए बिना उन्होंने एक गुजरती हुई सुंदर टैक्सी बुलाई और हम अपने अगले गंतव्य की ओर चल पड़े। अध्याय 3, एक कांड। अगली दोपहर होम्स और मैं हेराल्ड के संपादक श्री अल्फ्रेड ग्लेनरॉय के कार्यालय में बैठे थे, जो एक प्रतिद्वंद्वी लेकिन सम्मानित प्रकाशन था जो गजट से ज्यादा दूर नहीं था। ग्लेनरॉय एक घने सीने वाले आदमी थे, जिनकी आवाज बुलंद थी और बिना किसी डर या पक्षपात के कठोर सच्चाई प्रकाशित करने के लिए जाने जाते थे। हालांकि इस खास दिन उनमें एक थकान थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैं मानता हूं, मिस्टर होम्स, उन्होंने अपने पट्टी लगे हाथ को ऊपर उठाते हुए कहा, जो लिट्टन की चोटों की तरह था। मुझे लगा कि ये जलन उस अखबार की किसी दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिक्रिया के कारण हुई है। जब लिट्टन ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, तभी मुझे कुछ और भयावह होने का शक हुआ। होम्स एक पैर दूसरे पर रखकर बैठे हुए ड्रेसिंग को चिकित्सीय रुचि से जांच रहे थे। आपने पत्र उसी तरह नंगे हाथों, बिना किसी हिचकिचाहट के खोला। बिल्कुल सही, लिफाफा पिछले हफ्ते आया था। कोई वापसी पता नहीं, कोई निशान नहीं। मैंने उसे वैसे ही फाड़ दिया जैसे मैं कोई भी पत्र खोलता हूं। कुछ ही सेकंड में मेरी उंगलियां जलने लगी, मानो मैंने उन्हें झूठ में डुबो दिया हो। होम्स ने सिर हिलाया। उसका दिमाग पहले से ही अपने अदृश्य रास्तों पर चल रहा था। और उसमें क्या था? ग्लेनरॉय ने अपनी मेज पर रखे एक फोल्डर की ओर इशारा किया। होम्स ने उसे ध्यान से उठाया और उसका कवर खोला, जिसमें एक और कागज था, जो पहले जैसा ही मोटा ब्राजीलियाई स्टॉक था और जिस पर अब परिचित इंद्रधनुषी स्याही थी। संदेश संक्षिप्त और भयावह था। जब तक आप इसे पढ़ेंगे, तब तक साउथ केनिंगटन के सदस्य बेइज्जती में इस्तीफा दे चुके होंगे। यह खबर कल प्रकाशित होगी। होम्स की आंखें सिकुड़ गई। और क्या हुआ? यह प्रकाशित हुआ, ग्लेनरॉय ने गंभीरता से उत्तर दिया। रेलवे ठेकों से जुड़ा एक रिश्वत कांड। अगले दिन दोपहर तक हमें इस खबर की पुष्टि मिल गई। होम्स एक पल के लिए चुप रहे, पत्र का अध्ययन करते हुए, जैसे कि वो इसके रहस्यों को उजागर करने को तैयार हों। समय सटीक है, उन्होंने अंत में बुदबुदाया। ये पत्र घोटाले के सार्वजनिक होने से ठीक पहले पहुंचते हैं, जिससे दूरदर्शिता का आभास होता है। हालांकि वास्तव में प्रेषक को इन घटनाओं के उजागर होने से पहले ही इनके बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि लेखक इन घोटालों के स्रोतों से जुड़ा है? मैंने पूछा। निस्संदेह, होम्स ने कहा, या तो किसी अंदरूनी सूत्र के रूप में या मुखबिरों के एक नेटवर्क के माध्यम से। ग्लेनरॉय ने अपना गला साफ किया। कुछ और भी है। आज सुबह एक और पत्र आया। यह सुनकर होम्स का सिर अचानक उठा। ये आपके पास है। ग्लेनरॉय ने एक बंद दराज खोली और नवीनतम लिफाफा निकाला, जो अभी भी सीलबंद था और बड़ी सावधानी से संभाला जा रहा था। मैं पहले जो हुआ उसके बाद इसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने कहा। होम्स ने बाहरी हिस्से की जांच की। लिखावट पहले के पत्रों से मिलती जुलती थी, उसी छिपे हुए तिरछेपन और जोरदार लूप के साथ। कागज में वही हल्की धातु जैसी गंध थी। आपकी अनुमति से, होम्स ने अपने कोट की जेब से दस्ताने निकालते हुए कहा। जरूर, ग्लेनरॉय ने पीछे झुकते हुए जवाब दिया। होम्स ने लिफाफे को लेटर ओपनर के किनारे से खोला और ध्यान से एक पन्ने को बाहर निकाला। उसने उसे जोर से पढ़ा। राजनयिक विश्वास संधि की स्याही सूखने से पहले ही टूट जाएगा। 48 घंटों के भीतर सुर्खियां देखिए। ग्लेनरॉय का चेहरा पीला पड़ गया। निश्चित रूप से एंग्लो यूरोपीय समझौता नहीं। बातचीत महीनों से राजशाही की मुख्य चिंता रही है। होम्स ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पत्र को दूसरी बार पढ़ा, फिर उसे सटीक से मोड़ा
और लिफाफे में वापस रख दिया। बताइए, श्रीमान ग्लेनरॉय, उन्होंने कहा। ये किस समय पहुंचा? आज सुबह 8 बजे के कुछ ही देर बाद, ग्लेनरॉय ने जवाब दिया। होम्स ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, फिर मेरी ओर मुड़ा। वॉटसन, डिलीवरी का समय ध्यान रखना। अगर मैं सही हूं तो ये पत्र असाधारण गणना के साथ भेजे जाते हैं। भेजने वाला इन घोटालों पर उनके होने के बाद प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि उनके आने का समय कुछ घंटों या दिनों के लिए पहले से तय कर लेता है। और स्याही, होम्स, मैंने पूछा, निश्चित रूप से ऐसा पदार्थ प्राप्त करना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं, होम्स ने शांत संतुष्टि के साथ कहा। यही कारण है कि हमारी अगली मुलाकात लंदन के उन कुछ रसायनज्ञों के पास होगी जो विदेशी पौधों के विषाक्त पदार्थों में विशेषज्ञता रखते हैं। हमारे जाने से पहले होम्स दरवाजे पर रुके और ग्लेनरॉय की ओर मुड़े। अगर तुम्हें कोई और पत्र मिले तो उसे मत खोलना, उन्होंने निर्देश दिया। तुरंत मुझे संदेश भेजो। ग्लेनरॉय ने गंभीरता से सिर हिलाया। जैसे ही हम दोपहर की ठंडी रोशनी में वापस बाहर निकले, होम्स के चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा एकाग्रता आ गई। अध्याय 4, स्याही विश्लेषण। अगली शाम होम्स अपनी प्रयोगशाला के काम में पूरी तरह डूबा हुआ था। बेकर स्ट्रीट का बैठक कक्ष कांच के बर्तनों, पिपेट और भाप छोड़ते फ्लास्कों के अस्त व्यस्त प्रदर्शन में बदल गया। आयोडीन और अल्कोहल का जाना पहचाना सा एहसास हवा में भारी था, जो किसी और तीखी और अपरिचित चीज के साथ घुल मिल गया था। मैं खिड़की के पास बैठा उसे मुग्धता और निराशा के मिश्रण से देख रहा था। लगभग 2 घंटे तक होम्स एक बेंच से दूसरी बेंच पर, फिर वापस, अपनी घिसी पिटी चमड़े की नोटबुक में तेजी से नोट्स लिखने के लिए ही रुकता रहा। श्री लिटन और श्री ग्लेनरॉय दोनों के पत्रों के नमूने मेज पर पेट्री डिश में पतली कांच की स्लाइडों और ब्लॉटिंग पेपर की पट्टियों के साथ रखे थे। होम्स ने एक रंगीन स्लाइड को गैस लाइट के सामने रखा और एक छोटे पीतल के माइक्रोस्कोप से उसकी बारीकी से जांच की। एक अनोखी रचना है, वॉटसन, उसने आखिरकार बिना नजरें उठाए कहा। किसी व्यावसायिक स्याही निर्माता का काम नहीं है, ये तो पक्का है। मैं उठा और उसके कंधे के ऊपर से झांकते हुए उसके करीब गया। तुम्हें क्या मिला? लगता है स्याही में ग्लिसरीन का एक निलंबन माध्यम है जो संभवतः विष को जल्दी सूखने से रोकता है, उसने जवाब दिया। ये रंग द्रव्य नील और एक खनिज आधारित रंग का मिश्रण है जो संभवतः उस असामान्य इंद्रधनुषी रंग को उत्पन्न करने के लिए है जो हमने देखा था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस तीसरे घटक में है। उसने मेज पर रखे एक छोटे से बीकर की ओर इशारा किया जहां एक बादल जैसा तरल प्रकाश में धीरे धीरे घूम रहा था। होम्स ने आगे कहा, इसमें एक दक्षिण अमेरिकी पौधे के अर्क के अंश है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये यूफोरिया लैटिसिमा के रस से बना है, जिसे आमतौर पर कुछ क्षेत्रों में शैतान के दूध के रूप में जाना जाता है। मैंने भौहें चढ़ाई। वास्तव में एक खतरनाक पदार्थ, होम्स ने स्लाइड एक तरफ रखते हुए कहा। अपने सांद्रित रूप में इस पौधे का लेटेक्स संपर्क में आने पर त्वचा में गंभीर जलन और रासायनिक जलन पैदा कर सकता है। अमेज़न बेसिन के कुछ हिस्सों में मूल निवासी इसका उपयोग अनुष्ठानों में करते हैं, अक्सर दीक्षा लेने वालों को चिह्नित करने या पवित्र स्थलों से घुसपैठियों को भगाने के लिए। मैं अपनी सिहरन को दबा नहीं सका। लेकिन यहां इसका उपयोग क्यों? निश्चित रूप से अवांछित पाठकों को हतोत्साहित करने के और भी आसान तरीके हैं। होम्स हल्के से मुस्कुराया। वॉटसन, यही इस मामले की असली चतुराई छिपी है। वो कमरे के उस पार गया जहां उसने एक छोटा सा रिटॉर्ट लगाया था और स्पिरिट लैंप पर एक और नमूना गर्म करने लगा। काम करते हुए उसने कहा, प्रभाव पर विचार करो। जहर जानलेवा नहीं है, ये दर्दनाक है, लेकिन स्थायी रूप से अक्षम करने वाला नहीं है। इसकी एकमात्र निश्चितता यह है कि जो व्यक्ति पत्र खोलेगा उसे दिखाई देने वाली चोट, छाले, जलन, लालिमा दिखाई देगी, जिन्हें कई दिनों तक छिपाना असंभव होगा। उसने मेरी ओर देखा। उसका भाव तीखा हो गया। मेरे प्यारे वाटसन,
इसका नतीजा ये होता है कि केवल इच्छित प्राप्तकर्ता यानी संपादक ही पत्र को व्यक्तिगत रूप से खोलता और संभालता। अधीनस्थ, क्लर्क और दफ्तर के कर्मचारी चोट लगने के डर से इन लिफाफों को छुए बिना ही छोड़ देना जल्दी सीख जाते। जैसे ही समझ आई, मैंने धीरे से सिर हिलाया। इस तरह लेखक ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पत्र अपने लक्ष्य तक पहुंचे। ये जले हुए निशान एक निवारक और एक हस्ताक्षर दोनों का काम करते हैं। होम्स ने कहा, यह लक्षित संदेश पहुंचाने का एक असामान्य तरीका है, लेकिन उल्लेखनीय रूप से प्रभावी है। संपादक संदेश प्राप्त करता है, चोट सहता है, और शायद उससे भी महत्वपूर्ण बात, याद रखता है। भेजने वाले को हर उस दर्दनाक याद के साथ याद आता है जो त्वचा पर बनी रहती है। वो अपने विश्लेषण पर वापस मुड़ा, बीकर को आंच से उतारकर उसे रोशनी में रखा। तरल दो अलग अलग परतों में जम गया था। विष अल्कोहल में घुलनशील है, लेकिन पानी में नहीं, उसने बुदबुदाया। दिलचस्प है, इससे इसकी तैयारी को और सटीक बनाने में मदद मिलेगी। मैंने उसे एक पल और देखा, फिर पूछा, और कागज का क्या? वो ब्राजीलियाई वाटरमार्क। निश्चित रूप से वो भी महत्वपूर्ण है। होम्स ने संक्षिप्त सिर हिलाया। बिल्कुल, मैंने पहले ही कुछ कागज व्यापारियों से पूछताछ कर ली है जो आयातित स्टॉक का व्यापार करते हैं। लंदन में केवल कुछ ही ऐसे हैं जिनके पास पार प्रांत से सामग्री उपलब्ध है। मुझे सुबह तक उनसे खबर मिलने की उम्मीद है। जैसे ही होम्स ने अपने उपकरण साफ करने शुरू किए, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। श्रीमती हडसन एक चांदी की ट्रे पर एक तार लेकर अंदर आई। होम्स ने कागज का टुकड़ा लिया, उसे तेजी से पढ़ा और संतुष्टि से मुस्कुराए। आह, बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा। डॉक पर मेरे एक संपर्क से पुष्टि। ब्राजीलियाई सामान की एक खेप 3 हफ्ते पहले पहुंची थी। प्राप्तकर्ताओं में से एक ने विदेशी मुद्रा में भुगतान किया और कैस्काडोरा मिल पेपर का एक बड़ा ऑर्डर मांगा। उसने टेलीग्राम को मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। आओ, वॉटसन, उसने तेजी से कहा, जाल कसता जा रहा है। हमने ज़र, कागज और डिलीवरी के साधन की पहचान कर ली है। अब उस हाथ को उजागर करना बाकी है जो उन सभी का मार्गदर्शन करता है। ये कहते हुए होम्स ने अपना कोट और टोपी उठाई और पहले से ही उस अथक ऊर्जा के साथ दरवाजे की ओर बढ़ रहा था जिसे मैं इतनी अच्छी तरह से जानता था। अध्याय 5। फ्लीट स्ट्रीट में छाया। अगली शाम होम्स और मैं फ्लीट स्ट्रीट से दूर एक संकरी गली में खड़े थे। एक तंबाकू विक्रेता की दुकान और एक बंद छपाई कारखाने के बीच की छाया में। फुटपाथ पर लगी गैस लाइटें ढलती शाम में मंद रूप से चमक रही थी। उनकी टिमटिमाती रोशनी पत्थरों पर लंबी आसमान छायाएं डाल रही थी। हवा में स्याही, गीले ऊन और दूर से आती ठंडे धुएं की गंध आ रही थी। होम्स मेरे बगल में निश्चल खड़ा था। उसकी नजर सड़क के उस पार लंदन गजेट बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर टिकी थी। ठंड से बचने के लिए उसका कॉलर ऊपर की ओर था और धुंधली रोशनी में उसकी तीखी मुद्रा में एक अजीब सी बाज जैसी ताकत थी। हम एक ऐसे आदमी की तलाश में हैं जो अपने कामों के लिए शाम को ज्यादा समय बिताना पसंद करता हो, होम्स ने फुसफुसाते हुए कहा। आदत का प्याला, वाटसन। ऐसे लोग हमेशा होते ही हैं। पिछली 2 शामों से होम्स ने फ्लीट स्ट्रीट के आने जाने को शांत भाव से देखा था और अखबारों के दफ्तरों में आने जाने वाले संदेशवाहकों, क्लर्कों और डिलीवरी बॉयज की हलचल पर ध्यान दिया था। लेकिन आज रात उसने जोर देकर कहा था कि हम पहले पहुंचे, क्योंकि उसे यकीन था कि जहरीले पत्रों का भेजने वाला फिर से आ जाएगा। ठीक 5 बजे होम्स ने मेरे हाथ पर हल्का सा धक्का दिया। लो, उसने धीरे से कहा। गली के दूर छोर से एक अकेला व्यक्ति निकलता हुआ आ रहा था। वो आदमी जानबूझकर धीमे चल रहा था, हर कोने पर थोड़ी देर रुक रहा था, मानो किसी को देख रहा हो। शाम की हल्की हवा के बावजूद उसने एक लंबा काला कोट और दस्ताने पहने हुए थे। उसकी चौड़ी किनारी वाली टोपी उसके माथे पर नीचे की ओर खिंची हुई थी, जिससे उसका चेहरा ज्यादातर छिप रहा था।
हमने देखा कि वो आदमी हेराल्ड ऑफिस के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा। दस्ताने पहने हाथों से उसने अपने कोट के अंदर से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और सड़क पर आगे बढ़ने से पहले उसे पीतल के लेटर बॉक्स में डाल दिया। होम्स की आंखें सिकुड़ गई। गेट पर ध्यान दो, वॉटसन बाएं पैर से लंगड़ाते हुए दाएं पैर को सहारा दे रहा था। शायद कोई पुरानी चोट। वो व्यक्ति आगे बढ़ गया और साप्ताहिक रिकॉर्ड के दरवाजे पर रुक गया। एक और लिफाफा जमा किया गया। उसके बाद सड़क पर ऊपर नीचे एक सतर्क नजर डाली गई, इस बात से संतुष्ट होकर कि वो अनदेखा रह गया है। वो आदमी मुड़ा और एलगेट सर्कस की ओर पूर्व की ओर बढ़ने लगा। होम्स वापस गली में आ गया। उसने तेजी से कहा, मैं यही रहूंगा और अपनी पूछताछ जारी रखूंगा। तुम, वाटसन, हमारे दोस्त का पीछा करोगे। परछाई में रहो। देखो वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और हो सके तो रात में कहाँ सोता है। मैंने सिर हिलाया। मेरा दिल पहले से ही पीछा करने के रोमांच से तेज हो रहा था। उससे उलझना मत। होम्स ने मेरे कंधे पर दृढ़ता से हाथ रखते हुए कहा, बस देखते रहो। 1 घंटे के अंदर यहां वापस रिपोर्ट करो। बिना एक और शब्द कहे मैं बढ़ती भीड़ में घुस गया और सावधानीपूर्वक दूरी बनाते हुए उस आदमी का पीछा करने लगा। वो व्यक्ति उद्देश्य से, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ियों और अखबार बेचने वालों के बीच से गुजर रहा था। एक से ज्यादा बार वो रुका और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मैं नजरों से ओझल रहा और जब भी वो मुड़ता, गैस लैंप और दरवाजों के पीछे छिप जाता। इस बीच होम्स फ्लीट स्ट्रीट पर ही रहा और छोटी छोटी छपाई की दुकानों और स्याही आपूर्तिकर्ताओं के बीच चक्कर लगाता रहा। उस दिन उसने विदेशी रंगों और आयातित कागजों का व्यापार करने वाले विक्रेताओं की एक सूची तैयार की थी। उसके तरीकों से वाकिफ होने के कारण मुझे यकीन था कि वह दुकानदारों और स्टेशनरी वालों से कुछ चुनिंदा सवाल पूछना शुरू कर देगा और हाल ही में आए अजीबोगरीब अनुरोधों वाले ग्राहकों के बारे में पूछताछ करेगा। जैसे ही मैं सेंट ब्राइड्स चर्च के पास एक गली में अपने शिकार के पीछे पीछे गया, वो एक संकरे लोहे के गेट से गायब हो गया जो एक पुराने बोर्डिंग हाउस के पिछले प्रवेश द्वार की ओर जाता था। एनजी हाउस। मैं कुछ दूरी पर सावधानी से इंतजार कर रहा था। दरवाजे के ऊपर धुंधले बोर्ड पर पता और नाम नोट कर रहा था, इस बात से संतुष्ट कि मैंने उस पल के लिए जितना जान लिया था। मैं होम्स को ढूंढने के लिए फ्लीट स्ट्रीट की ओर वापस चल पड़ा। जब मैं हमारे निर्धारित मुलाकात स्थल पर लौटा तो मैंने उसे एक छोटी सी दुकान से आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ निकलते पाया। बहुत बढ़िया समय, वॉटसन, उसने कहा, मुझे एक बार फिर गली की छाया में खींचते हुए। मुझे लगता है कि हम अपने मायावी पत्र लेखक के पास पहुंच रहे हैं। मैंने उस आदमी के गंतव्य और बोर्डिंग हाउस के विवरण सहित अपनी टिप्पणियां सुनाई। होम्स ने गहरी दिलचस्पी से सुना। बहुत अच्छा, वॉटसन, बहुत बहुत अच्छा। कल सुबह हम लैंगली हाउस जाएंगे, लेकिन पहले मेरे पास एक खास स्याही व्यापारी से एक दो अंतिम प्रश्न हैं जो शायद सबसे प्रकाशक साबित हो। और इसके साथ ही हम रात में चले गए। हमारे चारों ओर रहस्य गहराता जा रहा था, जैसे लंदन का कोहरा टेम्पेम से लगातार आ रहा हो। अध्याय 6, मुद्रक का सुराग। अगली सुबह होम्स और मैं फ्लीट स्ट्रीट के दक्षिण में संकरी गलियों के जाल से गुजर रहे थे, जहां हवा स्याही, गोंद और गीली लकड़ी की मिलीजुली गंध से भरी हुई थी। यहां दुकानों के सामने के हिस्से साधारण थे। उनकी खिड़कियां स्टेशनरी के नमूनों, प्रिंटिंग ब्लॉक और हर तरह की स्याही की धूल भरी बोतलों से अटी पड़ी थी। होम्स एक छोटी सी मंद रोशनी वाली दुकान के सामने रुका, जो एक तंबाकू विक्रेता और एक मोची के बीच में थी। दरवाजे के ऊपर लगे फीके से बोर्ड पर लिखा था, अमेरिकन सन्स, प्रिंटर्स एंड स्टेशंस 1842 से। अंदर का हिस्सा तंग था और उसमें अलसी के तेल और वार्निश की गंध आ रही थी। दीवारों पर टाइपफेस की लकड़ी की ट्रे लगी थी और कोनों में कागज के ढेर बंडलों में रखे थे। काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था,
जिसकी उंगलियां स्याही से सनी थी और नाक के सिरे पर एक टूटा हुआ चश्मा लगा हुआ था। आप सभी को सुप्रभात। उस आदमी ने हमारी ओर आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं सज्जनों? होम्स उस सहज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा जिससे उसे अक्सर ऐसी जगहों पर सहयोग मिलता था। श्रीमान मेरिक, मुझे लगता है मैं शर्लॉक होम्स हूं। वाटसन है। हम एक ऐसे मामले की जांच कर रहे हैं जो आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। मुद्रक की भौहें उठ गई। सचमुच? खैर, इन दिनों मुझे अपनी प्रेस के अलावा किसी और चीज से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। होम्स ने अपनी जेब से कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा निकाला और उसे काउंटर पर रख दिया। यह ब्राजीलियाई स्टेशनरी का एक नमूना था जो जहरीले पत्रों में से एक से लिया गया था, जिसे दस्ताने पहने हुए सावधानी से संभाला गया था। क्या आपने हाल के महीनों में इस खास ब्रांड का कागज बेचा है? होम्स ने पूछा। मेरिक ने अपना चश्मा ठीक किया और नमूने की बारीकी से जांच की। एक पल बाद उसने धीमी सीटी बजाई। मैं ये कहूंगा, श्रीमान होम्स, ये कोई आम कागज नहीं है। कैस्काडोरा मिल, पार प्रांत। मेरे पास सिर्फ एक ग्राहक का अनुरोध आया था। होम्स की आंखें चमक उठीं। ये कब हुआ था? 2 महीने बीत गए, जनवरी के अंत के करीब, मेरिक ने जवाब दिया। वो सज्जन बहुत ही खास थे। दस्ताने पहने और चेहरे पर एक स्कार्फ लपेटे हुए आए थे। यहां रहने के दौरान उन्होंने उन्हें कभी नहीं उतारा। क्या उन्होंने अपना नाम बताया? होम्स ने पूछा। नहीं, महोदय, मेरिक ने सिर हिलाते हुए कहा। अग्रिम भुगतान किया और नकद देने पर जोर दिया। हालांकि अब जब मैं सोचता हूं तो उन्होंने मुझे जो सिक्के दिए थे वे विदेशी चांदी के डकेट थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। पूर्वी यूरोपीय मुहर देखकर लगता है। होम्स का भाव और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया। आखिर उन्होंने क्या ऑर्डर किया था? कागज का एक खास मिश्रण जैसा कि आप वहां देख रहे हैं। मेरिक ने अपनी हड्डीदार उंगली से नमूने को थपथपाते हुए कहा। और उन्होंने एक खास स्याही का बैच भी मांगा। इंद्रधनुषी गुणवत्ता वाली कोई चीज चाहिए थी। कहा कि इसे सामान्य स्याही से ज्यादा देर तक गीला और चिपचिपा रहना चाहिए। क्या आपने इसे खुद उसके लिए मिलाया था? होम्स ने पूछा। मैंने नहीं मिलाया, मेरिक ने जवाब दिया। मैंने उसे पेटन स्ट्रीट स्थित इंकवर्क्स में मिस्टर केलेट के पास भेज दिया। वे कस्टम पिगमेंट का काम करते हैं। होम्स ने अपनी पॉकेटबुक में एक नोट लिखा और उसके बाद उसे फिर कभी नहीं देखा। मेरिक ने कहा कि उसने एक हफ्ते बाद अपना ऑर्डर लिया और गायब हो गया। कोई पता नहीं छोड़ा, कोई अग्रेषण जानकारी नहीं। मुझे उस समय आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने मान लिया कि वो उन विलक्षण कलाकारों में से एक होगा। होम्स हल्के से मुस्कुराया। आप बहुत मददगार रहे हैं, मिस्टर मेरिक। एक आखिरी सवाल, क्या वो पैदल आया था या गाड़ी से? पैदल। मुद्रक ने एक पल सोचने के बाद कहा कि वो हलबोन वायडक्ट की दिशा से आया था और उसी रास्ते से चला गया। होम्स ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। धन्यवाद। हम वापस गली में आ गए, जहां सुबह का कोहरा अभी भी नालियों के किनारे जगह जगह छाया हुआ था। होम्स एक पल के लिए खड़ा रहा, पेटन स्ट्रीट की ओर देखता रहा। हमारा रहस्यमय संवाददाता, उसने आखिरकार कहा, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पहचान और अपनी गतिविधियों दोनों को छिपाने की पूरी कोशिश करता है। विदेशी सिक्का, विदेशी कागज और स्याही जो सुंदरता और नुकसान दोनों के लिए बनाई गई है, लेकिन सबसे सावधान अपराधी भी निशान छोड़ जाता है। वॉटसन। वो मुड़ा और तेजी से हमारे अगले गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। आओ, उसने अपने कंधे के ऊपर से कहा। आइए, हम श्री केलेट से मिलने जाए। स्याही शायद उस हाथ को उजागर कर दे जिसने इसे मिलाया था। अध्याय 7। एक कूटनीतिक संबंध। ये निकट था। शाम ढल रही थी जब बेकर स्ट्रीट के बैठक कक्ष के दरवाजे पर एक जानी पहचानी दस्तक हुई। 3 तेज घूंसे
उसके बाद एक विराम और चौथा सटीक अचूक। होम्स ने मेज पर बिखरे नोटों के ढेर से ऊपर देखा। माइक्रोफ्ट, उसने बिना सिर घुमाए कहा, मेरी उम्मीद से कहीं जल्दी। श्रीमती हडसन हल्की भौहें चढ़ाए एक चांदी की ट्रे लिए हुए अंदर आई, जिस पर एक सीलबंद लिफाफा रखा था। उन्होंने कहा, डायोन्स क्लब से श्री होम्स, सज्जन नीचे हैं और उन्होंने पूछा है कि क्या आप उन्हें कुछ पल दे सकते हैं। होम्स ने लिफाफा लिया और उसकी सील तोड़ दी। अंदर लिखा संक्षिप्त नोट पढ़ने के बाद वो खड़ा हुआ और अपने कोट की ओर बढ़ा। उसने कहा, मुझे तुम्हें कुछ देर के लिए छोड़ना है, वाटसन। इस सम्मन को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं 1 घंटे के भीतर वापस आऊंगा, संभवतः नई जानकारी के साथ। तुम्हारे भाई से? मैंने उठते हुए पूछा। उसने एक हल्की मुस्कान दी। हां, और अगर वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाने की जहमत उठा रहा है तो मामला सिर्फ नाजुक ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। ये कहकर वो बढ़ते हुए अंधेरे में चला गया। मुझे आग की धीमी फुफकार और अशुभ पत्रों के ढेर के साथ छोड़ गया जो अभी भी मेज पर रखे थे। 7 बज चुके थे जब होम्स लौटा। उसके कदम तेज थे और उसका चेहरा गंभीर एकाग्रता से भरा था। उसने अपने दस्ताने साइड बोर्ड पर फेंक दिए और खुद के लिए थोड़ी ब्रांडी डाली और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मेरे क्रॉफ्ट ने वही साबित कर दिया जिसका मुझे डर था। उसने कहा। मैं आगे झुक गया। तो ठीक यही बात है, संधि के बारे में, होम्स ने जवाब दिया। एंग्लो यूरोपीय शांति समझौता, जिसने महीनों से विदेश कार्यालय के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है, अब सीधे खतरे में है। कई आखिरी क्षणों में किए गए संशोधनों ने वार्ताकारों के बीच तनाव पैदा कर दिया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने प्रेस को दी जा रही असहमति की फुसफुसाहटों को पकड़ा है, दुष्ट पत्रकारों या असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा नहीं, बल्कि एक विदेशी शक्ति की ओर से काम कर रहे एजेंटों द्वारा। मैंने भौहें चढ़ाई। क्या आपको जहरीले पत्रों के पीछे उसी का हाथ होने का शक है? होम्स ने कहा, मुझे सिर्फ शक ही नहीं है, अब मैं लगभग पूरी तरह से इसके बारे में निश्चित हूं। हर घोटाले का समय, लक्षित वितरण, स्याही की गणना, ये सब एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। कोई व्यक्ति कूटनीतिक प्रक्रिया को अस्थिर करने के लिए लंदन के प्रेस को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वो उठा और खिड़की के पास गया और नीचे लैम्पलेट वाली गली को देखने लगा। माइक्रोफ्ट का मानना है, उसने आगे कहा, कि इस योजना के पीछे हाल ही में लंदन पहुंचा एक व्यक्ति हो सकता है। एक राजनयिक जो व्लादिस्लाव पेट्राविक नाम से काम कर रहा है, आधिकारिक तौर पर एक छोटे पूर्वी यूरोपीय दूतावास से जुड़ा है, लेकिन लंबे समय से उस पर अनौपचारिक प्रभाव डालने का संदेह है। मैं तुरंत नाम पहचान गया। पेट्रोविक, वही जिसे 3 साल पहले पेरिस से निष्कासित कर दिया गया था। होम्स ने सिर हिलाया। वही। फ्रांस में यह संदेह था कि उसने जाली राजनीतिक पत्रों को जारी करने की योजना बनाई थी, जिसने एक मंत्रिस्तरीय चुनाव को लगभग उलट दिया था। बर्लिन में उसे गोपनीय सैन्य ज्ञापन की चोरी से जोड़ा गया था। दोनों बार वो आरोप लगने से पहले ही गायब हो गया। अब वो लंदन में दिखाई दिया है, सैलून और आधिकारिक सभाओं में, राजनयिक छूट की सीमाओं के भीतर ही। और माइक्रोफ्ट का मानना है कि वो इसमें शामिल है। वो इसे सीधे तौर पर नहीं कहेगा, होम्स ने उत्तर दिया, लेकिन उसने नाम मेरे मुंह में डाल दिया। सच तो यह है कि पेट्रोविच के पास उद्देश्य और स्वभाव दोनों है। वो राजनीतिक बातचीत को शतरंज की बिसात की तरह देखता है और प्रेस को अपने तीरंदाज और बिशप। होम्स मेज पर लौट आया और एक बार फिर पत्रों को पलटने लगा, उन्हें नई नजर से परखने लगा। उसने कहा, इन संदेशों के लहजे में कुछ जानबूझकर है। हर एक संदेश न केवल घोटाले की भविष्यवाणी करता है, बल्कि अधिकारों में जनता के विश्वास को कम करने के लिए बनाया गया लगता है। मंत्री बदनाम, नीतियां सवाल में, गठबंधन टूट गए, और अब पत्र भविष्यवाणी कर रहा है कि संधि पर हस्ताक्षर होने से पहले ही विश्वास टूट जाएगा। मैंने चुपचाप इसके निहितार्थों पर विचार किया। हम क्या करें?
मैंने आखिरकार पूछा। होम्स ने एक पत्र के किनारे पर अपनी उंगली थपथपाई। हमें पेट्राविक मिल गया। हम उसे देखते हैं और तय करते हैं कि वो राजनयिक मेज पर सिर्फ एक मेहमान है या पर्दे के पीछे स्याही में जहर घोलने वाला आदमी। वो खड़ा हुआ और एक बार फिर अपने कोट की ओर बढ़ा। कल शाम, वॉटसन, उसने कहा, हम बेलग्रेव हाउस में राजदूत के स्वागत समारोह में शामिल होंगे। पेट्राविक वहां होगा, और अगर मेरी सहज बुद्धि सही है तो उसके खेल का अगला कदम भी सही होगा। अध्याय 8, फर्जी पत्र। अगली सुबह होम्स पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित दिखाई दिया, जितना मैंने उसे कई दिनों में देखा था। वो एक हाथ में कागज की एक म्यान और दूसरे हाथ में स्याही की एक बोतल लिए मेंटल पीस पर खड़ा था। जल्दी जल्दी और उद्देश्यपूर्ण ढंग से बोल रहा था। हम अपने विरोधी को खुद को प्रकट करने का मौका देंगे, वॉटसन, उसने कहा। अब तक उसने सूचना के प्रवाह को नियंत्रित किया है। आज हम संतुलन बदलते हैं। मैंने अपनी कुर्सी से ऊपर देखा, जहां मैं फ्लीट स्ट्रीट के हमारे अवलोकनों के नोट्स पढ़ रहा था। तुम उसे फंसाना चाहते हो? बिल्कुल, होम्स ने जवाब दिया। एक झूठा पत्र, उसी नाटकीय हस्तलिपि से, उसी प्रकार के आयातित ब्राजीलियाई कागज पर लिखा गया। बस फर्क यह है कि इसमें कोई मूल्यवान चीज नहीं होगी, और नहीं कोई जहरीली स्याही, एक हानिरहित जालसाजी, लेकिन वहां लगाई गई जहां मूल पत्रों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वो लिखने की मेज पर बैठ गया और नकली पत्र लिखना शुरू कर दिया। मूल लिखावट के अतिरंजित लूप और कठोर झुकाव की सावधानी पूर्वक नकल करते हुए। संदेश अस्पष्ट था। एक आसन्न घोटाले का संकेत, जिसमें एक उच्च पदस्थ व्यापार अधिकारी और एक निजी कंपनी को धन हस्तांतरित करने की एक कथित योजना शामिल थी। होम्स ने बुदबुदाया, जो हस्तक्षेप करने के लिए काफी विश्वसनीय था, लेकिन दखलंदाज करने वाले का पर्दाफाश करने के लिए पर्याप्त झूठा था। पत्र के सीलबंद और सूख जाने के बाद होम्स ने उसे एक सादे लिफाफे में लपेटा और मुझे दे दिया। लंदन गजट के लिए, वाटसन, सुनिश्चित करें कि यह दोपहर से पहले उनके सामान्य पत्राचार बॉक्स में पहुंच जाए। फिर हम शाम को लौटेंगे। उस शाम हम गजट के मुख्य संपादकीय कक्ष के सामने वाले एक संकीर्ण गलियारे में अपनी जगह ले ली। होम्स ने श्री लिटन के साथ मिलकर हमें कार्यालयों के ऊपर एक खाली जगह तक अलग से पहुंचाने की व्यवस्था की थी। एक वेंटिलेशन ग्रिल के जरिए हम नीचे के कमरे को बिना देखे देख सकते थे। उस समय कमरा ज्यादातर शांत था। वरिष्ठ कर्मचारी दिन के लिए जा चुके थे और केवल कुछ क्लर्क ही डेस्क साफ कर रहे थे और संवाददाताओं को इकट्ठा कर रहे थे। उनमें एक युवक भी था, जिसे हमने पिछली मुलाकात में देखा था। एक दुबला-पतला सा आदमी, जिसके बाल पतले हो रहे थे और स्वभाव से बेचैन था। लिटन ने हमें बताया था कि उसका नाम पर्सी लैंग था, जो एक कनिष्ठ क्लर्क था और आने वाले पत्रों को संभालने और छांटने का काम करता था। होम्स की नजरें लैंग पर टिकी थी। लो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही पादरी उस मेज के पास पहुंचा जहां उस सुबह फर्जी चिट्ठी रखी गई थी, लैंग ने लिफाफा उठाने से पहले अपने कंधे पर नजर डाली। उसने उसे अपने हाथों में घुमाया, लिखावट देखी और फिर एक और भावुक नजर डालने के बाद उसे उपयुक्त छंटाई ट्रे की बजाय अपने कोट की जेब में रख लिया। होम्स के मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। धैर्य रखो, वॉटसन, उसने धीरे से कहा। चलो उसे उसके निर्देशों का पालन करने देते हैं। हम एक और चौथाई घंटा इंतजार करते रहे, जब लैंग कमरे में इधर उधर घूमता रहा, खुद को निरर्थक कामों में व्यस्त दिखाने का नाटक करता रहा। आखिरकार वो चला गया, सीढ़ियों से नीचे उतरकर बगल वाले निकास द्वार की ओर। कुछ ही क्षणों में होम्स चला गया। हम अपने ठिकाने से नीचे उतरे और इमारत के पीछे वाली गली में निकल आए, ठीक उसी समय जब लैंग शाम के कोहरे में बाहर निकला। होम्स उसके रास्ते में आ गया। शुभ संध्या, श्रीमान लैंग। युवक जम गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। होम्स ने कोई परिचय नहीं दिया। आपके कोट की जेब में कुछ है,
वो तुम्हारा नहीं है। लैंग ने हमारे बीच देखा, फिर अचानक मुड़ा जैसे भागने के लिए। होम्स ने उसे स्टील जैसी मजबूत पकड़ से बाह से पकड़ लिया। मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। झगड़ा अनावश्यक था। लैंग, जो अब कांप रहा था, जल्दी से शांत हुआ और उसे वापस राजपत्र कार्यालय में ले जाया गया, जहां श्री लिट्टन ने तार द्वारा पहले ही बुलाए जाने के बाद पूछताछ के लिए एक निजी कमरा अलग रखा था। मैं चोर नहीं हूं, लैंग ने जैसे ही हमने उसे बैठाया कहा। मेरा कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। कोई नुकसान नहीं, होम्स ने बिना खोले लिफाफे को मेज पर रखते हुए कहा। फिर भी आपने निजी पत्र व्यवहार हटा दिया और उसे छिपाने की कोशिश की। सच से शुरुआत कीजिए, श्रीमान लैंग, जिन्होंने आपको पत्रों में दखल देने का निर्देश दिया था। लैंग का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए है। उन्होंने झटका लगाते हुए कहा। उन्होंने वादा किया कि किसी को कुछ नहीं होगा। बस इतना कि मैं संपादक के पत्र व्यवहार पर नजर रखूं, और अगर कोई अजीबोगरीब पत्र उस अजीब सी स्याही से आता तो मुझे उसे तुरंत सूचित करना होता। वो कौन है? होम्स ने पूछा। लैंग हिचकिचाया। मुझे उसका असली नाम नहीं पता। वो 3 हफ्ते पहले मेरे बोर्डिंग हाउस के बाहर मेरे पास आया था। उसने कहा कि उसे मेरे पिता के सट्टेबाजी वाले घर पर लिए गए कर्ज के बारे में पता है। उसने कहा कि अगर मैं सहयोग करूं तो वो उसे गायब कर सकता है। होम्स की आवाज धीमी और स्थिर थी। और क्या उसने ऐसा किया? लैंग ने दुखी होकर सिर हिलाया। कर्ज गायब हो गया। सट्टेबाज ने कहा कि पूरा भुगतान हो चुका है। तब से मैं विवरण दे रहा हूं। संपादक कहाँ बैठते हैं, कौन मेल छांटता है, कौन से संदेशवाहक आते जाते हैं। क्या तुमने कभी उसका चेहरा साफ देखा है? मैंने पूछा। सिर्फ एक बार, लैंग ने कहा। वो ज्यादातर दस्ताने और टोपी पहने रहता था, लेकिन एक शाम मुझसे बात करते हुए उसने उसे उतार दिया। उसकी बाईं भौं के ठीक ऊपर एक निशान था जो पतला और पीला था, लेकिन गहरा था। होम्स ने मेरी तरफ एक नजर डाली, फिर वो लैंग की ओर मुड़ा। तुम पूरा विवरण लिखोगे और ईमानदारी से लिखोगे, उसने कहा। श्री लिटन ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम प्रतिशोध से सुरक्षित रहो, लेकिन अगर तुम कुछ भी छिपाओगे तो मुझे पता चल जाएगा और परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं होंगे। लैंग ने जल्दी से सिर हिलाया। होम्स उठा और अपना कोट समेटा। हम अब करीब हैं, वाटसन, उसने कहा जब हम फिर से अकेले थे। हमारे प्रतिद्वंद्वी के लिए बहुत करीब। उसने प्यादों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और प्यादे नाजुक चीजें हैं। जब वे टूटते हैं तो अक्सर बोलते हैं। अध्याय 9। नकाबपोश लेखक। वो एक उदास, तेज हवाओं वाली शाम थी जब पर्सी लैंग हमें ग्रेमायर लेन पर ले गया, जो नदी के पास एक उपेक्षित गली थी, जिसके दोनों ओर टूटी फूटी ईंटों की इमारतें और खाली गैस लैंप थे। कोहरा पत्थरों पर नीचे और घना था, जिससे हमारे कदमों की गूंज दब गई। एक बंद बोर्डिंग हाउस के पास पहुंचा, जिसका हरा रंग उखड़ रहा था, और एक झुका हुआ बोर्ड था जिस पर लिखा था लैंगली हाउस के साप्ताहिक कमरे। बस यही है, लैंग ने फुसफुसाते हुए, घबराहट से अपने कंधे पर नजर डालते हुए कहा। उसने 2 हफ्ते पहले मिस्टर रीड के नाम से सबसे ऊपरी मंजिल किराए पर ली थी, लेकिन मैंने एक बार किसी को उसे वेरिक कहते सुना था, जब उन्हें लगा कि मैं सुनने की सीमा से बाहर हूं। होम्स ने हल्का सा सिर हिलाया। आपने अच्छा किया, मिस्टर लैंग। अब बाहर ही रहो। अगर तुम किसी को इमारत की ओर आते देखो तो 2 बार इशारा करो। लैंग धुंध में पीछे हट गया। उसके कंधे झुके हुए थे और पीला चेहरा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। होम्स मेरी ओर मुड़ा। हमारा नकाबपोश मुंशी यहां एक घोंसला रखता है, उसने बुदबुदाया। देखते हैं वो कौन से पक्षी पाल रहा है। होम्स के नेतृत्व में हम संकरी सीढ़ियां चढ़े। हर सीढ़ी हमारे वजन से चरमरा रही थी। ऊपर दालान टूटे हुए प्लास्टर और फीके वॉलपेपर से अटा पड़ा था। होम्स ने दाईं और आखिरी दरवाजे की ओर इशारा किया।
हवा में एक हल्की रासायनिक गंध थी। उसने पतले औजारों का एक सेट निकाला और चुपचाप ताला खोला। कुछ ही पलों में कुंडी खुल गई और हम अंदर घुस गए। कमरा धुंधला था। केवल दूर दीवार के पास एक छोटी सी मेज पर रखे आधे ढके हुए तेल के दीपक से रोशनी आ रही थी। हवा बंद और बासी थी। स्याही, जली हुई धातु और किसी कड़वी औषधीय गंध से सराबोर। जगह साधारण थी, लेकिन बड़े करीने से व्यवस्थित थी। दीवार से सटी एक लेखन मेज रखी थी, जो चर्मपत्र के ढेर से ढकी थी, अखबारों की कतरनों और इंद्रधनुषी स्याही के अवशेषों वाली छोटी बोतलों से। बिस्तर पर एक चमड़े का सूटकेस खुला पड़ा था, जिसमें विदेशी दस्तावेज, मोम से सीलबंद लिफाफे और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतीक चिन्ह वाले कई आधिकारिक दिखने वाले कागज थे। होम्स तेजी से और चुपचाप आगे बढ़े और नैदानिक सटीकता के साथ सामग्री को खंगालते रहे। सरकारी ज्ञापन, उन्होंने नौसेना खरीद के गोपनीय कार्यालय से लिखा एक पन्ना ऊपर उठाते हुए बुदबुदाया। और ये रहे वियना से विदेश कार्यालय के प्रेषण। ये कभी भी सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए नहीं थे। मैंने डेस्क के पास से एक मुड़ा हुआ कागज उठाया। इस पर अवर सचिव मोफेट के हस्ताक्षर हैं। चोरी का या खरीदा हुआ? होम्स ने गंभीरता से कहा। बहरहाल, यही वे स्रोत हैं जिनसे उसने अपने पत्र लिखे थे। होम्स उस कोने में गया जहां एक पुराने कोट रैक पर एक चौड़े किनारे वाली टोपी और एक भारी गहरे रंग का ओवरकोट रखा था। उसने लैपल की जांच की, फिर अपनी जेब से एक छोटा सा तहदार दर्पण निकाला और उसे किनारे के नीचे झुका दिया। उसने कहा, एक हल्का सा पाउडर जो स्याही के विषाक्त पदार्थों के संपर्क को बेअसर कर सकता है। हमारा आदमी कोई मूर्ख नहीं है। अचानक होम्स ठिठक गया। नीचे सीढ़ी से एक आवाज आई, सामने के दरवाजे के कब्जों की चरमराहट, और उसके बाद सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जानबूझकर धीमे कदमों की आवाज। होम्स ने लैंप बुझा दिया और चुप रहने का इशारा किया। हम तेजी से अंधेरे में चले गए, खुद को दरवाजे की चौखट के दोनों ओर सटाते हुए। फ्लैट के बाहर कदमों की आहट रुक गई। चाबियां धीरे से खनखनाई, फिर ताला खोला। दरवाजा खुला। एक लंबा और दुबला-पतला आदमी अंदर आया। उसके कंधे पर साया छाया हुआ था। उसका चेहरा तीखा था। उसकी दाढ़ी सुथरी और माथा ऊंचा था। कमरे में कदम रखते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और हमारी मौजूदगी से अनजान मेज के पास पहुंच गया। होम्स पहले आगे बढ़ा। एक तेज चाल से वो आगे बढ़ा और अपनी बेंत की नोक तेजी से उस आदमी की कलाई पर मार दी। घुसपैठिया चिल्लाया और उसने जो चिट्ठियां उठाई थी उन्हें नीचे गिरा दिया। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा और हमारे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। शुभ संध्या, श्रीमान वर्क, होम्स ने शांति से कहा। या मैं आपको आपके दिए गए नाम से बुलाऊं? राडोस्लाव वर्क, पूर्व अताशे बाल्कन दूतावास में और वर्तमान में 2 देशों में भगोड़ा। वेरिक के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आने से पहले थोड़ी देर के लिए झिलमिलाहट हुई, तो उसने बेदाग अंग्रेजी में कहा, युवा होम्स परछाइयों को सूंघते हुए आ रहे हैं। मुझे माइक्रोव की उम्मीद थी। होम्स ने अपना लहजा संतुलित रखा। मुफ्त कूटनीति पसंद करते हैं। मैं समाधान का पक्षधर हूं। वेरिक धीरे धीरे सीधे हुए। आपके पास कोई वारंट नहीं है, कोई आरोप नहीं है। जहां तक आपके कानूनों का सवाल है, यह संप्रभुता का अधिकार है, लेकिन आपके तरीके नहीं हैं। होम्स ने कहा, चुराए हुए दस्तावेज, रिश्वतखोर अधिकारी, रासायनिक हथियार स्याही के रूप में प्रच्छन्न। आपने लंदन के प्रेस को भड़काकर संधि को अस्थिर करने की कोशिश की। ये चतुराई थी, लेकिन ये यहां खत्म होता है। वेरिक की आंखें चमक उठीं। आप सच्चाई को नहीं रोक सकते। मिस्टर होम्स, ये घोटाले असली थे। मैंने तो बस वही उजागर किया जो आपकी अपनी सरकार ने दबाने की कोशिश की थी। बिल्कुल, होम्स ने जवाब दिया, लेकिन आपने अपने खुलासे सर्जिकल सटीकता के साथ किए, सच्चाई के लिए नहीं, बल्कि बातचीत को बर्बाद करने के लिए। इससे आप पत्रकार नहीं, बल्कि विध्वंसक बन जाते हैं।
तभी मैंने देखा कि वेरिक का हाथ रैक पर रखे कोट की ओर बढ़ गया था। होम्स ने भी इसे देखा। कोट की ओर हाथ मत बढ़ाना, होम्स ने ठंडे स्वर में कहा, जब तक कि तुम ये पता नहीं लगाना चाहते कि मेरे पास पिस्तौल है या नहीं। मेरे पास नहीं है, लेकिन वॉटसन के पास है। अनिच्छा से वेरिक दूर हट गया। होम्स ने पत्र इकट्ठा किए और उन्हें अपने थैले में स्याही की बोतलों और विदेशी दस्तावेजों के साथ रख लिया। तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, वेरिक ने धीरे से कहा। मेरे जैसे और भी लोग हैं और वे पहले से ही अपनी जगह पर हैं। शायद, होम्स ने जवाब दिया, लेकिन आज रात वे एक आदमी कम है। 1 घंटे के भीतर वेरिक को सैन्य हिरासत में ले लिया गया। होम्स द्वारा विशेष कुरियर के जरिए बुलाए गए खुफिया विभाग के अधिकारी। माइक्रॉफ्ट खुद व्यवस्थाएं देखेंगे, क्योंकि ये मामला, जैसा कि होम्स ने भविष्यवाणी की थी, बेकर स्ट्रीट से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया था। जब हम कोहरे से भरी सड़कों से होते हुए घर की ओर लौट रहे थे, होम्स कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर आखिरकार उन्होंने बुदबुदाया, सत्य कभी शुद्ध नहीं होता, वाटसन, और कभी सरल नहीं होता, लेकिन सत्य से छेड़छाड़ यही सबसे बड़ा अपराध है। और इसके साथ ही वो एक बार फिर घूमते लंदन के कोहरे में गायब हो गए। अध्याय 10। अंतिम पत्र। अभी भोर भी नहीं हुई थी कि होम्स हमारे बैठक कक्ष में घुस आए। उनके कोट की तहें उनके पीछे फटे हुए बैनर की तरह लटक रही थी। उनकी आंखें चमकीली, सतर्क और तत्परता से भरी थी। उनके पास कोई थैला, कोई ताजा दस्तावेज नहीं थे। बस उनके दस्ताने वाले हाथ में एक छोटा सा मुड़ा हुआ तार था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने सपाट लहजे में कहा। मैं तुरंत सीधा बैठ गया। वेरिक रुक गया, होम्स ने जवाब दिया, लेकिन इससे पहले कि वो एक आखिरी पत्र भेजता, जिसका मैं अंदाजा नहीं लगा पाया था। मैं किसके लिए खड़ा था? उसने तार ऊपर उठाया। दाई और माननीय एडमंड विलोबी, विदेश मामलों के राज्य सचिव। मेरा दिल बैठ गया। अगर वो इसे खोलता है, होम्स, तो मुझे काट डालो। ये उसे नहीं मारेगा, लेकिन इसकी सामग्री और भी बुरा करेगी। वेरिक के कमरे में हमें जो मिला, उसके अनुसार पत्र में विलोबी को एक विदेशी बैंक के साथ गुप्त लेन देन में फंसाने वाला फर्जी पत्राचार है। चोरी के हस्ताक्षरों और असली दस्तावेजों से जाली पत्र, जिन्हें केवल इतना संशोधित किया गया है कि वे निंदनीय लगे। इस तरह का एक घोटाला संधि को ध्वस्त कर देगा और आधे मंत्रिमंडल को गिरा देगा। होम्स ने गंभीरता से कहा, विदेश सचिव के पास संदेह के घेरे में इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। प्रेस का दिन भर खेलता रहेगा और महीनों की बातचीत से बना विश्वास रातों रात बिखर जाएगा। उसने अपना दुपट्टा ओढ़ा और दरवाजे की ओर मुड़ गया। विदेश सचिव की पहली नियुक्ति से पहले हमारे पास 1 घंटे से भी कम समय बचा है। अगर वो अपनी पोस्ट जल्दी चेक कर लेते हैं, जैसा कि वो करते नहीं, तो नुकसान हो जाएगा। तो हमें पहले उन तक पहुंचना होगा। मैंने अपना कोट पकड़ते हुए कहा। हम बेकर स्ट्रीट से तेजी से नीचे उतरे, फिर मेफेयर की खामोश गलियों से होते हुए। सुबह का कोहरा जमीन पर किसी जिंदा चीज की तरह रेंग रहा था। उस सुबह कोई भी खूबसूरत टैक्सी होम्स के लंबे कदमों से तेज नहीं चल सकती थी। हम कार्लटन हाउस टेरेस पहुंचे, जहां विदेश कार्यालय अपना निजी आवास रखता था। ठीक उसी समय जब गैस लैंप दिन के उजाले में आने लगे थे, गेट के बाहर एक नौकर अपनी वर्दी का कॉलर ठीक कर रहा था। होम्स सीधे उनके पास गया। श्री शर्लक होम्स, सैन्य खुफिया विभाग के आदेश से यहां हूं, उसने कहा। हमें विदेश सचिव से तुरंत मिलना होगा। यह राष्ट्रीय अत्यावश्यक मामला है। नौकर अचानक आने से झिझका, उलझन में। वो अभी उठे हैं, महोदय। वो आमतौर पर नाश्ते के दौरान अपने पत्रों की समीक्षा करते हैं। तो फिर हमें पहले ही देर हो चुकी है, होम्स ने बुदबुदाते हुए उसे धक्का देते हुए कहा। हमें सुबह के कमरे में ले जाया गया, जहां एडमंड विलोबी, एक गरिमामय व्यक्ति जिसकी बगल की मूछें धूसर थी और चेहरे पर हमेशा थका हुआ भाव था,
टोस्ट, चाय से भरी एक चांदी की ट्रे और बिना खोले पत्रों का एक करीने से रखा ढेर अपने पास रखे हुए थे। उन्होंने हल्के आश्चर्य से ऊपर देखा। श्रीमान होम्स, मुझे इस समय आपके आने की उम्मीद नहीं थी। होम्स ने बैठने की जरा भी कोशिश नहीं की। आपको आज सुबह एक पत्र मिला है। कोई वापसी पता नहीं, मोटा कागज, स्याही में हल्की धातु जैसी चमक। विलोबी थोड़ा घबराकर ढेर की ओर मुड़ा। हाँ, मैंने अजीब बनावट देखी थी। ये यही है। उसने लिफाफा उठाया। होम्स आगे झपटा। इसे मत छू, वो झल्लाया। स्याही में एक रासायनिक यौगिक मिला है जिससे फफोले जैसी जलन होती है। हम पहले ही 3 संपादकों को घायल होते देख चुके हैं। विलोफी का हाथ लिफाफे से 1 इंच दूर जम गया। हे भगवान, उसने चुपचाप कहा, पीछे हटते हुए। और उसमें क्या है? जाली दस्तावेज जो आपको वित्तीय अनियमितता में फंसाने के लिए तैयार किए गए हैं। होम्स ने जवाब दिया। जालसाजी विस्तृत है, लेकिन अंततः पता लगाने योग्य है। इसका उद्देश्य आपकी विश्वसनीयता को नष्ट करना और संधि वार्ता को विफल करना है। विलोफी का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने चिमटा उठाया और लिफाफे को राख के लिए इस्तेमाल होने वाले चीनी मिट्टी के बर्तन में उठा लिया। यह वेरिक का काम है। होम्स ने तेजी से सिर हिलाया। सोची समझी खुलासों की श्रृंखला में अंतिम प्रहार, जो ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल को भीतर से बेदखल करने के प्रयास का हिस्सा था। विलोबी ने दरवाजे पर खड़े बटलर की ओर रुख किया। जनरल वेटिंगटन के कार्यालय में एक आदमी भेजो। उसे बताओ कि वेरिक का संचार इंटरसेप्ट कर लिया गया है और श्री होम्स को दस्तावेजों तक पूरी पहुंच दी जाएगी। बटलर के जाते ही विलोबी ने अपनी नजर होम्स पर वापस कर दी। आपने इस सरकार को एक गहरे अपमान से बचाया है, और शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने एक नाजुक टुकड़े को सुरक्षित रखा है। होम्स ने बस अपना सिर झुका लिया। सत्य समय और जांच का सामना कर सकता है, लेकिन जानबूझकर की गई विकृतियों की आग से बच नहीं सकता। हम कार्लटन हाउस टेरेस से निकले। जैसे ही सूरज आखिरकार धुंध को चीरता हुआ पैरों के नीचे नम फुटपाथ को गर्म करता हुआ निकला। होम्स कुछ देर चुपचाप चलता रहा। उसकी निगाहें दूसरी ओर थी। उसके कोट का कॉलर हवा के विपरीत मुड़ा हुआ था। आप असंतुष्ट लग रहे हैं, मैंने टिप्पणी की। नाराज नहीं, संतुष्ट, उन्होंने आखिरकार कहा, बस इतना जानते हुए कि हर उजागर हुए वेरिक के लिए उनकी जगह कोई और अगला पत्र लिख रहा होगा। और फिर भी मैंने कहा, यह रोक दिया गया था। होम्स ने एक हल्की सी मुस्कान दी। अभी के लिए, वॉटसन, अभी के लिए। अध्याय 11। स्याही और प्रभाव। विदेश सचिव के लिए लिखे गए पत्र को सुरक्षित रूप से रोके जाने के 3 दिन बीत चुके थे। होम्स के त्वरित हस्तक्षेप की बदौलत वो पत्र एक हथियार की बजाय एक सबूत बन गया। इसके खुलासे ने साजिश के अंतिम सूत्र को उजागर कर दिया। रैडिस्लाव वेर्क, जिसकी अब पहचान हो चुकी है और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है, को ब्रिटिश खुफिया विभाग को सौंप दिया गया और लंदन के बाहर एक सुरक्षित परिसर में उससे पूछताछ की गई। उसने कभी भी पत्रों, नहीं जालसाजी और नहीं विषाक्त पदार्थों के लेखक होने से इनकार नहीं किया। वास्तव में माइक्रॉफ्ट होम्स के अनुसार, जिन्होंने जांच के कुछ हिस्सों की देखरेख की थी, वेरिक अपनी गिरफ्तारी से लगभग खुश लग रहा था। एक नाटककार की तरह जिसके अंतिम नाटक को वो ध्यान मिला जिसका वो हकदार था। उसका अपराध, माइक्रोफ ने बाद में कहा, यह किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, बल्कि वस्तुनिष्ठ सत्य की मूल धारणा के खिलाफ था। जब उसकी प्रेरणा पर जोर दिया गया तो वेरिक ने एक ही नपीतुली प्रतिक्रिया दी। बिना सुरक्षा के छोड़ा गया सच प्रतीक्षा में पड़े झूठ में बदल जाता है। सरकार ने मामले को गोपनीय रखा। केवल एक सावधानीपूर्वक लिखा गया बयान जनता के लिए जारी किया गया, जिसमें गोपनीय संचार में विदेशी हस्तक्षेप और एक गंभीर राजनयिक विघटन को रोकने का हवाला दिया गया। कोई मुकदमा नहीं, कोई नाम नहीं, राष्ट्रीय स्थिरता के हित में शांत समाधान। हालांकि
होम्स ने कहानी को यही नहीं छोड़ा। आपको याद होगा, उसने एक दोपहर मुझसे कहा था, जब हम बेकर स्ट्रीट स्थित अपने कमरों में बैठे थे, नाम पेट्राविक। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल। आपको शक था कि वो इसमें शामिल था। वो शामिल था, होम्स ने पुष्टि की। पेट्राविक वेरिक का चचेरा भाई है, खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि निष्ठा के रिश्ते से। पेट्राविक कभी अपने देश के आंतरिक मंत्रालय के पूर्वी खुफिया विभाग में काम करता था। वेरिक की हरकतें किसी अकेले तोड़फोड़ करने वाले की नहीं थी। वो एक साधन था। पेट्राविक रचनाकार था। फिर क्यों क्या पेट्रोविच को गिरफ्तार नहीं किया गया था? मैंने कहा। होम्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कूटनीतिक छूट, राजशाही को परछाई और स्याही पर जंग छेड़ने की आदत नहीं है। वो चिमनी की ओर चला गया, जहां दिन भर की डाकघर खुली पड़ी थी। लेकिन संदेश मिल गया था, वॉटसन। संधि कायम रही। कांड फूटने से पहले ही रफादफा हो गया। वेरिक की साजिश नाकाम हो गई। और फिर भी, मैंने कहा, वो हार से संतुष्ट लग रहा था। होम्स ने धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि वो धारणा की नाजुकता में विश्वास करता था। उसका लक्ष्य कभी सिर्फ करियर बर्बाद करना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि जनता के भरोसे को कितनी आसानी से हथियार में बदला जा सकता है। उस जहर को किसी प्याले में नहीं, बल्कि एक शीर्षक में डाला जा सकता है। वो रुका, एक मुड़ा हुआ अखबार उठाया। उसने सच को कंकाल की तरह और झूठ को उसके मांस की तरह इस्तेमाल किया। और हमारी जैसी जानकारी की भूखी दुनिया में ये एक खतरनाक रूप से कारगर फॉर्मूला है। जैसे ही आग चटकने लगी, मैं अपनी नोटबुक पर वापस आया और मामले की आखिरी पंक्तियां लिखने लगा। राडोस्लाव वेर्क उसने कोई मौत नहीं लिखी, कोई खून नहीं बहाया, कोई गोली नहीं चलाई। फिर भी उसकी योजना ने यूरोप की राजनीतिक संरचना को लगभग नया रूप दे दिया। सब कुछ शब्दों से, सब कुछ स्याही से। असली रहस्य ये नहीं था कि उसने पत्रों को कैसे गढ़ा, बल्कि यह था कि दुनिया उन पर कितने करीब से विश्वास करने लगी। और इसी एहसास में होम्स की सबसे बड़ी विजय निहित थी। ये पता लगाने में नहीं कि जहरीले पत्र किसने लिखे थे, बल्कि हम सभी को ये याद दिलाने में कि सुर्खियों और टेलीग्राम के युग में भी सबसे तेज धार ही पन्ने के पीछे का अदृश्य हाथ है। और इस तरह जहरीली स्याही की पहेली समाप्त होती है। एक ऐसी कहानी जहां कोई नहीं मरा, फिर भी पूरी सरकारें लगभग गिर गई। न तो धार से और न ही गोली से, बल्कि एक सुनियोजित झूठ की शांत हिंसा से। एक बार फिर शर्लक होम्स ने साबित कर दिया है कि उसके शस्त्रागार में सबसे तेज हथियार बल नहीं, बल्कि तर्क है। कि इस दुनिया में जो तेजी से शब्दों से आकार ले रही है, भ्रम को भेदने की हमारी क्षमता ही हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित रखती है। अगली बार तक अपनी आंखें खुली रखें, अपने विचार साफ और जलने वाली स्याही से सावधान रहें।